हेलो दोस्तों, मैं हूं स्पर्श मिश्रा रोड टू कोड की तरफ से। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो चलिए इस नए रोड टू कोड के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पाइथन के फ्लो कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के फंडामेंटल्स के अंदर। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज लेसन में हम बूलियंस, कंडीशनल्स, लूप्स और ब्रेक के स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। आप वीडियो में इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जैसा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बूलियंस के दो टाइप होते हैं या दो तरह के बूलियंस होते हैं। एक है ट्रू यानी कि सच, और फॉल्स यानी कि झूठा या नहीं। इसका मतलब यह होता है कि पाइथन के दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के आउटपुट हमें मिल सकते हैं। जैसे कि 3 = 3, यह हमें पता ही है कि वह सच है, इसलिए उसका आउटपुट पाइथन में हमें ट्रू मिलेगा। वैसे ही 6/3 का आंसर होता है या उत्तर होता है 2, यह भी ट्रू ही है, इसलिए वह भी ट्रू ही होगा। पर अगर हम देखें 9 - 4, उसका आंसर होता है 2, पर जब हम = 4 लिखेंगे तब वह सही नहीं होगा। इसीलिए पाइथन को भी यह समझ में आएगा और वह फॉल्स आउटपुट हमें देगा। वैसे ही अगर हम लॉजिकल स्टेटमेंट का या तुलना वाले स्टेटमेंट्स का उपयोग करेंगे तब 3 > 2 यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए पाइथन भी ट्रू ही हमें आउटपुट देगा। पर 1 हमें पता है कि 0 के बराबर नहीं होता है, पर जब हमें इसे ऐसे ही लिखेंगे तो पाइथन हमें फॉल्स आंसर देगा। वैसे ही हमें पता है कि -4 7 से बड़ा नहीं होता या उसके इक्वल नहीं होता, इसीलिए पाइथन हमें फॉल्स देगा। वैसे ही कोई भी स्टेटमेंट जिसके आंसर हमें ट्रू या फॉल्स की तरह मिल सकते हैं उसे ही हम बूलियन स्टेटमेंट कहते हैं, और ट्रू और फॉल्स यह दोनों शब्दों को हम बूलियंस कहते हैं। दोस्तों, यही बूलियन स्टेटमेंट्स हमें हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में भी मदद करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। इफ का उपयोग बहुत आसान है। अगर हम इफ फंक्शन को एक ट्रू बूलियन वैल्यू देंगे तो वह काम करेगा, वरना वह काम नहीं करेगा। जैसा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर कोई कंडीशन या अगर कोई तुलना ट्रू होगी तो उसका मतलब यह है कि उसके नीचे का कोड काम करेगा। पर अगर वही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो कोड इफ के अंदर लिखा गया है, जो एक स्पेस देकर लिखा गया है, वह काम नहीं करेगा। यह इफ स्टेटमेंट्स ट्रू वैल्यू के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 < 3, यह हमें पता है कि वह सही है, इसलिए प्रिंट वर्किंग जो स्टेटमेंट लिखा गया है यह काम करेगा। यानी अगर इफ के ब्रैकेट्स के अंदर का स्टेटमेंट अगर सच या ट्रू होता है तो उसके अंदर लिखा गया कोड काम करेगा, वरना अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है या सच नहीं होती है तो इफ के अंदर वाला कोड काम नहीं करेगा, बट उसके बाद जो हमने फाइल या स्क्रिप्ट में कोड लिखा है वह काम करेगा। हम जैसे कि अभी तुलना की बात कर रहे हैं, तब हमें कोई दो नंबर्स या कोई दो स्ट्रिंग या कोई दो कैरेक्टर्स को इक्वल है या नहीं वह जानना ज़रूरी होता है कभी कभार। इसीलिए हमें यह जानकारी ज़रूरी रहनी चाहिए जो सिंगल इक्वल या जो डबल इक्वल वाली है साइन, उसके बारे में। पाइथन में सिंगल इक्वल या जो इक्वल टू वाला साइन है उसका प्रतीक का इस्तेमाल वेरिएबल को वैल्यू असाइन या डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें दो चीज़ें सेम या बराबर है इसकी तुलना करनी है तब हमें इस स्टेटमेंट में या किसी भी स्टेटमेंट में वैसे तो दो इक्वल टू वाले प्रतीक का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा गया है इफ़ 3 = 4 - 1, इसका मतलब है कि 4 - 1 जो हमें पता है कि 3 होता है वह 3 से इक्वल है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। और हमें पता ही है कि 3 3 जैसा ही होता है या 3 3 ही होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम वही स्टेटमेंट को सिंगल इक्वल की मदद से ही लिखते हैं, जैसे कि 3 = 4 - 1, इसका मतलब पाइथन को यह समझ में आएगा कि हम 3 = 4 - 1 यह पूरा स्टेटमेंट को असाइन करना चाहते हैं। पर यह कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स यह अलाउ नहीं करता है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमें कोई एरर दिखाता है। इसी की तरह दोस्तों, इफ स्टेटमेंट हमारा समाप्त हो जाता है। तो चलिए अभी इटरेटिव्स के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि कंप्यूटर किसी कमांड के बारे में फॉलो करे। इसके लिए या तो हम वो कमांड बार बार टाइप कर सकते हैं या फिर पाइथन के अंदर के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी कमांड को रिपीट करते रहने के लिए हम लूप कहते हैं या लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप कई सारे तरीके के होते हैं। इनमें से एक तरीका
वाइल लूप का इस्तेमाल करना होता है। यह वाइल फंक्शन एक खास तरीके का फंक्शन है जिसमें जब ब्रैकेट्स के अंदर की कंडीशन जो ट्रू बूलियन स्टेटमेंट को रिटर्न देती है या जो सच होती है, जब तक वह सच होती है तब तक जो वाइल के अंदर जो कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे वाइल ट्रू प्रिंट नॉन स्टॉप। इन्फिनिट लूप यानी एक ऐसा लूप जो कभी रुकता नहीं है, बस एग्जीक्यूट होता रहता है। यह कंप्यूटर्स के लिए खतरनाक होता है, जिस वजह से हमें लूप का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। इफ़ इन्फिनिट लूप पैदा होता है तब उसे रोकने के लिए हम हमारे कीबोर्ड के कंट्रोल की प्लस ब्रेक की को दबा सकते हैं, या कंट्रोल की प्लस सी जो की है उसको दबा सकते हैं, या कंट्रोल की है या प्लस जेड जो है उसे दबाकर रख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है लूप्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसा ही एक फॉर लूप भी लूप का तरीका है। वाइल के साथ साथ हम एक और लूप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम फॉर भी कहते हैं। फॉर लूप वाइल लूप से थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है, लेकिन उतना ही उपयोगी भी होता है। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, फॉर एक्स इन रेंज एन डू समथिंग। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हम फॉर फंक्शन को या फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने पहले के वीडियो में ही देखा था। फॉर फंक्शन के साथ ये लूप उतनी ही बार चलता है जितना n की वैल्यू होगी, जो आपने रेंज के वीडियो में जैसे देखा था। साथ ही साथ इसमें हम x की वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। चलिए मानते हैं कि आपको 5 का टाइम्स टेबल बनाना है। इस बार हम 10 बार या 12 बार या जितनी भी बार हमें लिखना है उतनी बार प्रिंट ना लिख के हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कि आइडियली में ये प्रोग्राम कैसा दिखता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 5 के टाइम टेबल्स बनाने का कोड फॉर लूप की मदद से यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे जैसा देख सकते हैं x की वैल्यू 1 से लेकर 11 यानी 1 से लेकर 10 तक रेंज होगी, जैसा हमने रेंज फंक्शन में देखा था। और वैसे ही x की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 5 टाइम्स 1 होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अपने आप ही 2 में बदल जाएगी, ये फॉर लूप का ही काम होता है। फिर 5 × 2 होगा जो होगा 10। वैसे ही 1 से लेकर जो स्टार्टिंग वैल्यू है 10 तक x की वैल्यू बढ़ेगी, और वैसे ही वो 5 के साथ में मल्टीप्लाई होते जाएगी, जैसा हमने कोड अंदर लिखा है। तो चलिए इसका आउटपुट हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर शेल में देख सकते हैं, हमको 5 का टाइम टेबल मिल गया। अब हमने लूप्स के बारे में तो बात कर ही ली, लेकिन अगर मानिए आपका काम लूप में हो गया है बट लूप अभी भी चल ही रहा है, उसे रोकने के लिए हम प्रोग्राम अबॉर्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरीके से बंद कैसे करें? अगर अबॉर्ट करेंगे तो बाकी के जो फंक्शंस या बाकी का जो कोड रहेगा वह काम नहीं करेगा, पर हमें ब्रेक स्टेटमेंट का फिर यहाँ पर यूज़ करना होगा, जिससे हम लूप को रोक सकते हैं पर हमारा पूरा प्रोग्राम फिर भी चलता ही रहेगा। तो चलिए ब्रेक स्टेटमेंट के उपयोग को हम देखते हैं। अगर आप ब्रेक कमांड को अपने लूप में शामिल करते हैं तो एक स्टेज के बाद में लूप ब्रेक हो जाता है या थम जाता है, लेकिन उसके बाद का प्रोग्राम फिर भी चलता ही रहेगा और लूप के आने वाले स्टेटमेंट्स फॉलो होते रहेंगे। ब्रेक लूप के साथ कुछ ऐसा दिखता है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ भी ऐसा दिखेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर लूप आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, पर एक जो भी कंडीशन होगी जब वो मीट हो जाएगी या जब वो ट्रू हो जाएगी, जैसा हमने अभी बुलियन स्टेटमेंट्स में देखा था, वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब इफ़ की कोई कंडीशन मिल जाएगी प्रोग्राम को, तब प्रोग्राम ब्रेक को देखकर लूप को वहीं के वहीं तोड़ देगा। यह ध्यान में रखें कि ब्रेक का इस्तेमाल सिर्फ इफ़ में नहीं बल्कि कहीं पे भी लूप में हम कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि यह सिर्फ इफ़ में या कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट तभी यूज़ करा जाए। चलिए अब पहले वाले एग्जाम्पल पे हम वापस जाते हैं ब्रेक का स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम पहले जैसा ही प्रिंटिंग कर रहे हैं, पर हमने एक नई कंडीशन ऐड कर दी है, यानी जब x की वैल्यू 5 होगी तब प्रोग्राम को हम ब्रेक करना चाहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि x जब 1, 2, 3 या 4 होगा तब तक प्रोग्राम तो नॉर्मल जैसा ही चलेगा, पर जैसे ही x की वैल्यू 5 हो जाएगी तब 5 × 5 कमांड एग्जीक्यूट होगा, पर वहीं के वहीं x = 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रोग्राम ब्रेक को इनकाउंटर करेगा या ब्रेक को देखेगा और वहीं के वहीं लूप रुक जाएगा। इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह दिखेगा। जैसा कि हमने देखा 5 तक तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया, पर उसके बाद में प्रोग्राम सीधा ही रुक गया। हमारा प्रोग्राम सिर्फ लूप ही था, इसलिए प्रोग्राम ही पूरा रुक चुका है,
बट अगर उसके बाद में कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट होता या कोई भी अलग कोड होता तो वो चलता ही रहता। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि पाइथन की मदद से हम हमारे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं और कंडीशनल्स एंड इटरेटिव्स की मदद से एक ही प्रोग्राम से अलग अलग काम करवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पाइथन ऐसे ही कई अद्भुत सारे चीज़ें कर सकता है और हमारे 5वें वीडियो का इसी के साथ अंत होता है। तो चलिए, अगले वीडियो में मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगा। अलविदा और धन्यवाद।